बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज की अहम खबर यह है कि डॉलर ने फिर से ऊंची उड़ान भरी है। हम आज ये देखेंगे कि डॉलर किसकी हुकूमत में कितना बढ़ा और रुपए की कदर किसकी हुकूमत में कितनी कम हुई। अगर 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देखा जाए तो उस हुकूमत के दौरान 19 रुपए की कदर में कमी वाक़ई हुई और डॉलर ने मजीद उड़ान भरी। 2013 के बाद 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उनकी हुकूमत में 18 रुपए में मजीद कमी वाक़ई हुई और डॉलर मजीद महंगा हो गया। 115 रुपए पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब हुकूमत छोड़ी तो डॉलर की कीमत थी। तो उसके बाद जो निगरान हुकूमत आई, निगरान हुकूमत के होते हुए 8 रुपए मजीद कमी वाक़ई हो गई। उसके बाद हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसने हमें यह बताया कि डॉलर की जो कीमत है वो किस तरह बढ़ी और रुपए को किस तरीके से मुस्तहकम रखा गया था। वो मसनूई तरीका था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनाया हुआ था और अब वो एक्चुअल तरीका है जिसके बायस डॉलर की कीमत मजीद बढ़ रही है। अब अगर मुवाजना करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 3 सालों का तो 3 सालों के अंदर तकरीबन 43 रुपए डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है और रुपया जो है वो मजीद कम हुआ है। तो इसके बाद अब दरामदात के बारे में बात की जा रही है कि वो महंगी होगी, खाम तेल पे उसका असर पड़ेगा, इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा। हमारी जो चीज़ें दरामद की जाती थी जिसमें गंदम भी है, जिसमें चावल भी है, जिसमें मसाला जात भी है, रोज़मर्रा की अशिया है, उन पर भी दबाव पड़ेगा। अब सूरत हाल किस नहज पे पहुंचेगी हुकूमत? एक तरफ कहती है हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ डॉलर की उड़ान मजीद तेज होती जा रही है। इसकी वजह क्या है? एक तरफ आपको पैसा भी मिल रहा है कर्ज की मद में IMF की तरफ से और दूसरी जानिब डॉलर भी मजीद परवान की जानिब गामजन है। तो इसी इशू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईश डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर जब आपके पास ज़र मुबादला भी बहुत ठीक है और दूसरी जानिब आपकी डॉलर जो है वो मजीद उड़ान भरता जा रहा है, रुपए की कीमत जो है वो कम होती जा रही है, बुनियादी वजह आपकी नजर में क्या है और इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन सिर्फ ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि 2017 में आखिर में स्टेट बैंक ने जो प्रेस रिलीजेस दिए थे वो ये कहा था कि इस वक्त रुपए की कदर जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है। तो ये उनका रिकॉर्ड पर 1 से ज़्यादा प्रेस रिलीज मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2 ये थी कि बुनियादी जो खराबियाँ आ रही हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को। मैं डॉक्टर कैस असलम साहब को भी वेलकम कर लूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब आपके वक्त का। मैं आपकी जानिब आऊँ, पहले ये स्टांस जरा सिद्दीकी साहब का ले लीजिए। जी सिद्दीकी साहब। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत को इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल किया है। नंबर 1 और जो है जो इस्लाहात और रिफॉर्म्स करनी थी जिसका उन्होंने कमिटमेंट किया था वो रिफॉर्म्स नहीं की गई, ना स्टेट बैंक ने की हैं और ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की हैं। ये हमें समझना होगा कि जब रुपए की कदर कमी होती है तो ये ऐसा होता है जिसको कहते हैं कि सर्जरी कर रहे हैं इंसानी जिस्म की, यानी दवाइयाँ काम नहीं कर रही। तो ये कोई खुशी की बात नहीं होती, ये इसके बड़े तबाकुन नताइज बरामद होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे अभी आपने कहा कि 3 साल में तो जो कमी हुई थी मई से अब तक जो ये 14 रुपये फी डॉलर कम हुए हैं, ये इसका हुकूमत के पास क्या जवाब है? सिर्फ एक ही बात है कि हम मईशत को कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शरह सूद है उसको, या डिस्काउंट रेट जिसे आप कहते हैं, उसको मसनूई तौर से कम रखा हुआ है और ये अफरात ज़र से कम है। तो इसके वजह इसका तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है डिपॉजिटर का, जो आइन के शिक जो है 3 जो है मुस्तक़िल है। इसी तरीके से जो रिजर्व हमारे बढ़े हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, ये महंगी शरह सूद पर पैसे लिए गए हैं, ये हमने नहीं कमाए हैं। और अगर आप नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स को देखें तो वो पाकिस्तान के मनफी हैं। जो आपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं जो अभी आपने अदा करनी है वो इतनी ज़्यादा हैं और महंगी शरह सूद पर हैं। और आपको पता है कि सितंबर में IMF अपने दांत तेज़ कर रहा है, वो पाकिस्तान में आके रिव्यू करेगा। तो अब हमें ये तो हो गई सूरत हाल। अब आपने पूछा है कि जी इसका असर क्या होता है, तो पहले तो मैंने आपको बता दिया ये सर्जरी है। पहली चीज़ ये है कि हमारे जो कर्जे हैं 117 अरब डॉलर या कुछ, एक जो है वो 1 रुपया अगर कम होता है तो 117 अरब रुपये मुल्की बैरूनी कर्जे मुल्की करेंसी में बढ़ जाते हैं। जो आपको कर्ज़ों की अदायगी सूद करनी है वो मुल्की करेंसी में बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ ये कि हम बुनियादी तौर पर इम्पोर्ट्स के कंट्री हैं, हमारी इम्पोर्ट्स जो है ना एक्सपोर्ट से दुगने से भी ज़्यादा हैं।
तो वो सारी इंपोर्ट जो है वो रुपये में महंगी हो जाएंगी। अलबत्ता हुकूमत को फ़ायदा ये होगा कि उसको जो है कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स की मद में ज़्यादा रकूम मिलेंगी। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, सनतों की पैदावारी लागत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, जिससे दालें, सब्जियां, गोश्त जो है वो महंगे होंगे, आम आदमी मुतासर होगा। और हमारा जो इस साल का बजट है वो डॉक्टर कैसर साहब, जिस तरह शायद सदीकी साहब कह रहे हैं कि बेइंतहा महंगाई होगी, इस हुकूमत के दावे और आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर कि हमने बेइंतहा कम किए और हमने बड़ा रिलीफ दिया आवाम को, तो इस डॉलर के बढ़ने के बाद तो मुझे लगता है कि रिलीफ तो दूर की बात, आम आदमी जो है, आम जो शहरी है, वो तो अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकेगा। शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल अग्री करता हूं डॉक्टर सदीकी के साथ, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को समझाया है। बात यह है जी कि आपकी इंडस्ट्रियल बैकबोन बहुत कमज़ोर है, आपकी एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल की हैं, 40 बिलियन की इंपोर्ट्स हैं, जिसमें पेट्रोल है जो महंगा होता जा रहा है एंड सच फोर्थ। तो कहीं आपको हालांकि आए हैं पैसे, मगर जो मैंने देखा है और जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि ये जो सेंट्रल बैंक को आपने ऑटोनमस कर दिया है, ये उनकी बदमाशी है। वो ओपन मार्केट से डॉलर खरीद रहे हैं, जो वो फिर महंगा हो रहा है, और जब वो महंगा हो जाएगा तो वो बेचेंगे और वो पैसे बनाएंगे, और उनके पीछे हमने वो लीगल उनको बैकिंग भी दे दी हुई है कि उनके करप्शन को हम पकड़ नहीं सकते। मगर ये बात सही है कि आपकी जो ये डॉलर महंगे होने से कर्जा आपका बढ़ गया होगा, उतने ही रुपयों में $3 कर्जा बढ़ गया होगा। आपकी इन्फ्लेशन भी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि जब आप बैरूनी तेल और बैरूनी रॉ मटेरियल्स और बैरूनी मशीनों से आपने पैदा करके, कॉटन भी आप मंगवाते हैं, आप चीनी भी मंगवा रहे हैं, आप अनाज भी मंगवा रहे हैं, आप और बहुत सारी खादें भी मंगवा रहे हैं, तो वो सारी महंगी हो जाएंगी। आम आदमी जो है वो उसके बारे में हुकूमत नहीं सोच रही। हुकूमत ने वो गुर्बत की लकीर के नीचे के लिए वो एक खास प्रोग्राम बना लिया जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दूसरा नाम है। उसके अलावा वो सिर्फ अमीरों को मराते दे रही है। बिल्कुल, अमीरों को मराते दे रहे हैं, अमीर अमीर से अमीरता होता जा रहा है, गरीब जो है वो पिसता जा रहा है। कैसा, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। शाहिद सदीकी साहब, बजट जो बनाया गया उसमें जो मेरे पास इतला है उसमें 153 रुपये के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से बजट बनाया गया और उसको उसी हिसाब से लेकर जाना था। अब बजट 153 रुपये तो डॉलर नहीं है, डॉलर कहाँ चला गया? तो बजट का अखराजात भी बढ़ जाएंगे, हसारा भी बढ़ जाएगा, अखराजात भी बढ़ जाएंगे, कहाँ से पूरे करेंगे? ये किसकी जेब से निकलेंगे? देखिए, जो आपने 153 रुपये की बात की है, इसमें एक और एंगल भी है। बजट में ये कहा गया था कि चारों सूबे 570 अरब रुपया फाजिल देंगे ताकि बजट खसारा कंट्रोल हो। सूबों ने झटका दिया है कोई 555 अरब रुपए का मनफी, तो ये भी एक झटका लग चुका है 1 जुलाई से पहले। दूसरा जो आपने बताया, तो अब सवाल तो सिर्फ ये है कि जो कुछ तबाही है वो तो है, अब हमें ये देखना है कि क्या हमारी जो पॉलिसियाँ हैं उससे मईशत ठीक हो सकती है। अभी जो कैस साहब बात कर रहे थे, मैं आपको एक फिगर दे दूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे में ये बताया गया कि एक साल में जो पाकिस्तान में तरसीलात आई थी 2017 में, वो थी 19 अरब डॉलर, और लोगों ने खुली मार्केट से चोरी के पैसा भी और जायज़ पैसा भी मार्केट से डॉलर खरीदे, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में पाकिस्तान में जमा किए और वो पैसा बाहर चला गया। उसका हजम था 15 अरब डॉलर। तो अगर आप एक साल में 15 अरब डॉलर चोरी का और जायज़ और नाजायज़ पैसे को आप जाने की इजाज़त देंगे मुल्क से बाहर, हाँ तालीम के लिए होता या सेहत के लिए होता तो ठीक था, लेकिन ये तो कुछ और ही खेल हो रहा है। तो हमारा जो मसला इस वक्त मेरे हिसाब से है कि रेमिटेंसेस को हम एनकरेज कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज कर रहे हैं। ये खाली एक हुकूमत का मसला नहीं है। मैं आपको, अगर आप इजाज़त दें तो एक फिगर दे दूं। जो हमारे 3 साल गुजरे हैं इस हुकूमत के, उसमें जो 2018 के मुकाबले में 21 में जो हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं वो हैं 9.5 अरब डॉलर, और हमारी बरामदात जो बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं 2 अरब डॉलर। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसमें 2 अरब डॉलर जो बढ़ी हैं तो 124 रुपये से 154 या 162 पर ये आ गया था, इसलिए बढ़ी हैं, और आपने कुछ कंसेशंस भी दिए हैं। तो बुनियादी तौर पर अब ज़रूरत इस बात की है कि आप जो कमिटमेंट्स कौम से किए थे 10 नुकाती असेंबली में टैक्सों की, तवानाई के शोबे में, इनको नज़रसानी करें। मुल्क से फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो कानूनी तरीके से चोरी का पैसा जा रहा है उसको रोकें,
और तरसीलात के बजाय एक्सपोर्ट्स पर करें। हमारा एक जुमला अगर मैं आपको बताऊं कि एक शैतानी चक्कर है, वो शैतानी चक्कर ये है कि हम टैक्सों की चोरी होने देते हैं, हम एमनेस्टी देते हैं, उसकी वजह से जो नुकसान होता है उससे इनडायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी लगाते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत, उससे जो है हमारी महंगाई बढ़ती है, सनदों की पैदावारी लागत बढ़ती है, बरामदात मुतासिर आप एमएनएसटी जो देते हैं उससे एक तबके को फायदा होता है, लेकिन उसके बरक्स जो 8 से 10 तबके मुतासिर होते हैं उसका ख्याल नहीं किया जाता। डॉक्टर कैस साहब, आप क्या समझते हैं, क्या मुआशी टीम की नाअहली है, बार बार मुआशी टीम को बदल दिया जाना, मुस्तहकम उसका ना होना, और 2 दिन पहले वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए ख़जाना भी अंदरूनी इख्तलाफात और पॉलिसी से नाला होने के बायस वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। आप क्या समझते हैं कि इसमें एक्चुअल कसूर किसका है, मुआशी टीम का या हालात हाजिर का? दोनों का जी। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ एक हुकूमत में ये बिल्ट अप नहीं हुए, ये आहिस्ता आहिस्ता जो आपके इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो पिछले 70 साल से बिल्ट अप हो रहे हैं। गरीब आदमी के लिए जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं पैदा करेंगे, अपनी एग्रीकल्चर को फाल नहीं बनाएंगे, ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। बाकी आपकी जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो आपके नहीं हैं, आप उसी ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतें भी उनको करती, वो कभी मानती हैं आपकी बात, कभी नहीं मानती। और फिर आपके जो एडवाइजर्स हैं वो बिग मैग्नेट्स हैं, और उसके साथ साथ आपने आज तक मनी लॉन्ड्रिंग पे कभी किसी को सजा ही नहीं दी। ये आप कह रहे हैं कि आप सख्तियां कर रहे हैं, बट ये ओपन मार्केट से डॉलर खरीदना, फिर उसको बेच देना, उसको इतना ऊपर ले जाना कि आप समझते हैं कि बैरून मुल्क लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि अब उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सस्ती हो गई, मगर जो इकोनॉमी है वो इस तरह नहीं चलती। आपकी प्लानिंग ही नहीं है, आपकी विजन ही नहीं है इस गवर्नमेंट ने। तो आपने वो सवाल सिद्दीकी साहब से पूछा था कि कैसे ये खसारे पूरे होंगे, तो साल तो रह गया हुकूमत का, अगली हुकूमत कब पे मसला डाल रहे हैं सारा का सारा। ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने भी यही किया था, ये गवर्नमेंट भी यही कर रही है अब आके, क्योंकि एडवाइजर्स वही हैं, अपर क्लासेस के लोग जो हर क्राइसिस में पैसा बनाते हैं। वो ये कौम के बारे में सिर्फ उस वक्त सोचते हैं जब इन्होंने वोट लेना होता है, उसके अलावा इनकी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ही नहीं है कि कौम के बारे में सोच ले। ये मैं तो इस इकोनॉमी के बारे में एक बड़े देता हूं स्टेटमेंट कि यहाँ हम गरीब को लूट के अमीर का घर भरते हैं, और ये भी उसी के अंदर ही है डॉलर महंगा होना। डॉक्टर साहब, क्या डॉलर सस्ता होता नजर आ रहा है? और दूसरा, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हमेशा एक ही चीज़ कि पहली तरजीह आवाम को सहूलत देना, महंगाई पे कंट्रोल करना, पहली तरजीह जो है उनकी फ्लॉप होती जा रही है। एक चीज़ सस्ती नहीं हुई, महंगी से महंगी होती जा रही है। क्या आने वाले वक्त पे डॉलर मजीद उड़ान भरेगा या पीछे भी आ सकता है, सस्ता भी हो सकता है? ये कहीं 73-75 पे जब पहुंचेगा ना जी, तो फिर ये खुद ही अनाउंस कर देंगे, उसको नीचे ले आए, उसमें इन्होंने फिर पैसे बनाने हैं, खुद ही बेचेंगे। ये स्पेकुलेटिव है, सस्ता होगा मगर इनके पैसे बनाने में आपकी महंगाई पे उसका कम नहीं होगी, वो उससे ज्यादा ही होती रहेगी। जी डॉक्टर शाह साहब, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जो टेम्परेरी तो कुछ कम हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये 168 से आगे जाएगा, इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सख्ती करके आर्जी तौर पर गिराएंगे, इस दौरान कुछ लोग जो है पैसे बना लेंगे। तो मैं जो आपसे बुनियादी बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपने अभी गरीब की बात की, तो इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि मैं इक़्तिदार में आने के 100 डेज के अंदर एक टैक्सों का आदलाना जस्टिस निज़ाम नाफिज कर दूंगा। अब वो ज़ाहिर नहीं हुआ, जब आपने वो नहीं हुआ तो फिर आप टैक्सेस लगा रहे हैं, यूटिलिटीज़ के नर्ख बढ़ा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने फरमाया था कि मैं उन वजूहात को दूर करूंगा हंगामी बुनियादों पर, इमरजेंसी बेसिस पर, जिसकी वजह से हमारा जो है गर्दिशी कर्जा पैदा बढ़ता है, तो वो 1200 से 2400 अरब हो गया। तो बेसिकली इकोनॉमिक मैनेजर्स की जो भी नाअहली कह लें या जो भी कुछ कह लें, मगर जब तक आप बुनियादी फैसले नहीं करते, टैक्सों का निज़ाम आप सही करने के लिए तैयार नहीं है, आप जो एमनेस्टी लाते हैं, तो पहला तो कुछ जुर्म ये है कि एमनेस्टी तो उस वक्त लाई जाती है जब आप नया काले धन को पैदा होना बंद कर दें। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आप ये नहीं समझते कि हमारे हाथ तो IMF ने भी बांध दिए हैं? अब मौजूदा सूरत हाल देखें तो डॉलर की
फरोख्त रुकी हुई है, खरीद ही सिर्फ जारी है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो IMF के साथ पेशगी शर्त पे आप ये जाते हैं कि जो रुपए की वैल्यू है वो आप उसका फैसला नहीं करेंगे, ओपन मार्केट पे छोड़ दें। तो इसलिए करेंसी मार्केट के जो खिलाड़ी हैं खुल के खेलने का तो उन्हें मौका मिला हुआ नहीं, मगर इसमें एक बात तो मैंने अभी आपसे कही थी कि जो आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल बैंकों के जरिए होने दे रहे हैं, हिंदुस्तान में तो इजाजत नहीं है। देखिए, मैं अगर 1 करोड़ रुपए के डॉलर खरीदता हूँ, चोरी का पैसा भी है, जायज भी है, उसको मैं डॉलर में अपने अकाउंट में जमा करता हूँ, वो पैसा बाहर क्यों जाता है, मुझे कोई बता तो देना। मैं अभी आपसे अगर एक फिगर दे रहा हूँ, पिछले 27 वर्षों में 175 अरब डॉलर पाकिस्तान से बैंकों के जरिए कानूनी तौर से गया है, जो कि चोरी का पैसा भी था, जायज भी था, अब भी जा रहा है। सवाल ये, वो कानून बदलने के लिए हम क्यों तैयार नहीं है? आप ये कहें कि किसी को अगर इलाज मुआवजे के लिए चाहिए, बच्चों की तालीम के लिए जाए, बिस्मिल्लाह, वरना तो हम आपको पैसा बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा है 170 अरब डॉलर, 175 अरब डॉलर हमने बाहर जाने दिया, जो कानूनी तरीके से। तो ये जो है अशराफिया को नवाजना, ये कानून बदलेंगे तो हालात ठीक होंगे ना। कानून बदलेंगे तो हालात ठीक होंगे। तरसीलाते ज़र पे तवज्जो देनी है तो दीजिए, उसके साथ साथ बरामदात पे भी तवज्जो दीजिए। उसके साथ मसनूई तौर पे जो शरह सूद कम रखी गई है वो बढ़ाइए, तभी सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक जानिब हुकूमत ये समझती है कि 3 साल की हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज के अपने खिताब में कहते हैं कि हम अपने कामों की तशहीर नहीं करते, जबकि माजी की हुकूमतें छोटे छोटे कामों पे बड़ी बड़ी तशहीर किया करती थी। हम चुपके से वो फलाही काम कर रहे हैं जो आवाम तक तशहीर के जरिए नहीं पहुंचते, लेकिन आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से काम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन की राय यह है कि मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया है। अब PDM का जो प्लेटफॉर्म है वो हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत करेगा या फिर आगे बढ़ने की सोचेगा? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया आज सीनियर तजिया हाफिज साबिर शाकिर साहब ने। साबिर शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिर साहब, क्या समझते हैं कि क्या अपोजिशन जमातों ने इस वक्त सोच लिया है कि अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है, या फिर वो अभी भी आपकी नजर में इस हुकूमत को गिराने का अज़्म रखते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके पास ये वक्त या सोच है कि वो हुकूमत को गिरा सकेंगे। ना ही उनके पास इतनी एबिलिटी है और ना ही उनके पास अब वक्त है। और क्योंकि ये उस वक्त मुमकिन था अगर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो जाती और उसके बाद फिर कोई हुक्मरान इत्तेहाद में टूट फूट का अमल होता, हुक्मरान इत्तेहाद में से कोई जमात टूटती बाकायदा तौर पे और वो अलग हो जाती। तो ऐसा हुआ नहीं है, सिवाय अख्तर महंगल साहब के। उसके बाद कोई भी हुक्मरान इत्तेहाद से अलग नहीं हुआ, बल्कि PTI को मजीद सपोर्ट मिली और एक दरमियान में एक झटका लगा। उस वक्त मुकम्मल तौर पे जो अपोजिशन थी या PDM वो मुत्तहिद थी और वो था सेनेट का इलेक्शन। लेकिन उसके बाद फिर इनके दरमियान इख्तलाफात होते गए और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जब हुआ उसके बाद मजीद के खुलकर सामने आ गए और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन। तो उसके बाद से अब तक लेके हुक्मरान इत्तेहाद और हुकूमत मजबूत हुई है, अपोजिशन मुसलसल कमज़ोर है और दोबारा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के मिलने का भी कोई इम्कान नहीं है। इसलिए अब सियासी जमातें सारी की सारी नए इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं और सफबंदियों की जाने बढ़ रही हैं, अपनी अपनी सफबंदी कर रही हैं कि कौन किस पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगा। ये हो रहा है और ये खुशकिस्मती है हुकूमत की और बदकिस्मती है अपोजिशन की। साबिर शाकिर साहब, शहबाज शरीफ और मरियम, इनमें क्या लिफ्ट है या ये एक नूरा कुश्ती है? मरियम का कराची के जलसे में शिरकत ना करना, मरियम की खामोशी, क्या ये तयशुदा मामलात है, किसी और तरफ से हुक्म मिला है, वाकई बीमारी है, ये क्या मामला है? देखिए, दोनों का मंजिल तो एक ही है, वो मरियम सफदर हों, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब, मंजिल एक ही है, स्ट्रेटेजी ज़रा मुख्तलिफ, हिकमत अमली इनकी डिफरेंट है। मंजिल है कि किसी भी तरीके से अकाउंटेबिलिटी से बचना है और मुल्क से बाहर जाना है
और आइंदा इलेक्शन से पहले पहले अपने लिए कोई नरम गोशा पैदा करना है। तो दोनों मिलके खेल रहे हैं और बज़ाहिर ये कहा जाता है कि इनके दरमियान बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन क्योंकि मंजिल एक है और मुफादात एक ही नौइयत के हैं, इसलिए ये कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें फिर जब कोई एक फरीक मरियम सफदर साहिबा ख़ास तौर पे जब वो एक हदूद से तजावुज़ करती हैं और स्पेस कुछ ज़्यादा ले जाती हैं, तो तब शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को गिले शिकवे भी होते हैं और ये गिले शिकवे पहुँचाए भी जाते हैं नवाज शरीफ साहब के। लेकिन हिकमत अमली का, तरीक़ाकार का इख्तलाफ है। अदरवाइज कोई आप कह लें कि इनके आपस में कोई तू तड़ाक वाले ताल्लुकात हैं, वो नहीं। दोनों साबर साहब, क्या शहबाज शरीफ के लिए पिंडी में या इस्लामाबाद में कोई नरम गोशा मौजूद है? वो जो दावा करते हैं कि मेरे मामला बेहतर हो रहे हैं, कोई ऐसा है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है, और इसकी वजह यह है कि जब तक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आइडियल है तब तक ऐसा कोई इम्कान नहीं है। फिर यह है कि शहबाज शरीफ साहब एक हद से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। या तो शहबाज शरीफ साहब मैदान में आएँ और अपनी पार्टी को खुद मुख्तार बनाएं, पार्टी पे अपनी गिरफ्त मजबूत करें। और बारगेनिंग तो तभी होती है ना कि आप के पास पॉलिटिकल पावर हो, आवाम की ताकत हो कोई, तो वो तो है नहीं। ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मजबूत हो सकते हैं क्योंकि वो पार्टी के सदर हैं, और मरीम सफदर साहबा के पास कोई ओहदा नहीं है और ना वो ओहदा लेने की पोजीशन में है, वो डिस्क्वालीफाई है, और नवाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो पार्टी से गिरफ्त तो शहबाज शरीफ साहब की होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे, लेकिन ऐसा है नहीं है। साबिर शाकिर साहब, शहबाज शरीफ साहब सिंध का दौरा करने का भी इरादा रखते हैं। क्या आप समझते हैं कि सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो मुश्किलात है, जिस तरह मिफ्ताह इस्माइल का इस्तीफ़ा दे जाना, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इख्तलाफात ख़त्म करवा सकते हैं, तंजीम साजी नए सिरे से सिंध में हो सकती है? वहाँ से तो ये इतलात आ रही हैं कि ये सारा कुछ शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप ने ही करवाया है मिफ्ताह इस्माइल के साथ, और इसीलिए मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो खत लिखा है वो तहकीकात का लिखा है, सजाएं देने का लिखा है। तो मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपको मालूम है कि मरीम सफदर साहिबा के कैंप के आदमी हैं और शायद खान अब्बासी साहब भी उन्हीं के कैंप के आदमी हैं। तो ये एक अलग चल रही है। तो इसलिए कराची में या सिंध में मुस्लिम लीग नवाज उस वक्त कुछ नहीं हासिल कर सकी जब मरकज में हुकूमत थी, लेकिन अब क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ इनके ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, इसलिए अब इनका ख्याल है कि सिंध को भी ज़रा फोकस किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कुछ इनको हासिल होगा, तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। हाँ, अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन्होंने टास्क किया था कि MQM हकीकी, PSP और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ मिल के तो कोई माहौल बनाने की कोशिश करें। वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी टास्क मरीम सफदर साहब ने दिया था। ये एक चल रही है फसल, देखते हैं आगे क्या होता है। साबिर शाकिर साहब, इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अब कौम से खिताब करने का एक फिर फैसला कर लिया, अपने 3 साल कारकर्दगी दिखानी है। और आज पंजाब में बड़ी तारीफ़ की गई बुज़दार साहब की और कहा गया बेइंतहा काम आपने किए। क्या आप समझते हैं कि डॉलर भी बिल्कुल ऊंची परवान पे चला गया है, महंगाई भी हो गई है, तो तहरीक इंसाफ इन हालात में अवामी हमायत ले सकती है? अभी तक ये एक खुशकिस्मती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कि अभी भी मेजॉरिटी जो है वो समझती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो उनकी भलाई के लिए है। मुश्किल वक्त है, महंगाई है, सब कुछ है, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और वो सिर्फ एक ही वजह से कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ात की हद तक कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। और इसीलिए आप ये देखें कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो अब तक कोई तहरीक मौसर तौर पे भी नहीं चला सकी। और ख़ास तौर पे अगर अवाम तंग होते और अवाम वाकई अपोजिशन के साथ होते तो फिर तो उनके जलसे जुलूस बहुत बड़े होने चाहिए थे और ये तहरीक कामयाब होती और ये PDM कभी ना टूटती। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और उसी
स्पेस को फ़ायदा उठा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। साबिर शाकिर साहब, आप ये देखिए कि बैरूनी जो मामलात थे, अपोजिशन तो कमज़ोर हो गई, बदकिस्मती थी अपोजिशन की कि मुत्तहिद ना हो सकी। अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उस हवाले से नज़ीर चौहान साहब की आज जो मुलाकात हुई, इत्तलात ये हैं कि नज़ीर चौहान साहब ने यह भी कहा है कि मेरे साथ तरीन ग्रुप के बड़े लोग हैं, 13 की तादाद बताई जाती है कि वो मेरे साथ हैं जो वापस पार्टी में आना चाहते हैं। तो क्या अंदरूनी इख्तलाफ भी आपको ख़त्म होते दिखाई देते हैं? देखिए, जब कोई ख़तरा ना हो और इस तरह के ग्रुप्स उसी वक्त खड़े होते हैं जब खतरा महसूस हो रहा हो, और जब खतरात टल जाएं और पता चले कि अब तो इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो कहीं नहीं जा रही और तमाम बगावतें ख़त्म हो गई हैं, तो फिर बागियों को भी सोचना पड़ता है, जो कमज़ोर बागी हैं, जो किसी के कहने पे ये काम करते हैं। क्योंकि उसमें जहांगीर तरीन ग्रुप के मामले में भी जहांगीर तरीन साहब का मामला तो सेटल डाउन हो गया और अब पीछे रह गए हैं, क्योंकि अब अगले इंतखाबात आने हैं, पार्टी ने टिकट देना है, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर की तो बहुत ही बुरी हालत है, और गो मगू की कैफियत है कि किस नैरेटिव के साथ हमने इलेक्शन लड़ना है, क्या मंशूर होगा और क़यादत कौन करेगा। क्योंकि वहाँ पे बहरहाल कैंपिंग तो मौजूद है, कैंप्स बने हुए हैं और जत्थेबंदियाँ भी हैं और हम देखते भी रहते हैं। साबिर शाकिर साहब, आज की इत्तला है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरा पंजाब के बाद मज़ीद कोई बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं ब्यूरोक्रेसी में, तगड़ी ब्यूरोक्रेसी में। ये तो राना साहब आप लाहौर में बैठे हैं, आप बताएं, मेरे कंधों पे बंदूक क्यों चलाना चाहते हैं आप? मेरे ताल्लुकात क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं, आपके पास इत्तला होती है ना? नहीं, ये तो इत्तलाहात तो आपके पास भी होती हैं, ये सारे बुरे काम मुझसे ना करवाएं। साबिर शाकिर साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं, अपोजिशन की तो बदकिस्मती है कि वो कमज़ोर है, लेकिन मौजूदा कारकर्दगी की बिना पे अगले इलेक्शन में PTI का नतीजा क्या देखते हैं? देखिए, अभी तो बहुत हनूज दिल्ली दूरस्त उसमें देखना है कि कौन किसके मुकाबले में आता है, क्योंकि इस वक्त जरदारी साहब, ANP और बलूचिस्तान के जो कॉम्प्रेस जमातें हैं वो, अख्तर मेंगल साहब, ये सारे एक इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर ये इत्तेहाद बरकरार है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, MQM होंगी, और काफ लीग मुस्तकबिल में जरदारी साहब वाले पलड़े में जाएगी या फिर अपने तौर पर इलेक्शन लड़ेगी। इसी तरीके से GDA है और पंजाब सिंध में कुछ ग्रुप्स हैं, बाकी शेरपाओ, ज़्यादा शेरपाओ जो हैं वो भी किस तरफ जाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप जो हैं, खासतौर पे ANP, बलूचिस्तान, ये बड़ा मैटर करते हैं। तो ये सब जब मैदान सजेगा तो पता चलेगा कि कौन किसके साथ है और क्या नतीजा। अभी वक्त बाकी है, नए जो इत्तेहाद बन रहे हैं, देखना यह है कि उनकी समत कौन सी होती है, उसके बाद ही नतीजा आप कुछ अखज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। से विदा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ कोई महाज नहीं बना पाएगी, ना ही अपोजिशन की कुछ तैयारियां ऐसी दिखाई देती हैं। आने वाले दिनों में इंतखाबात के हवाले से अब काम चल रहा है, उसके लिए कैंपेन चलेगी, उसी के लिए महाज को गर्म किया जाएगा। इसमें कितनी हकीकत है, अपोजिशन की तैयारी क्या है और मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी पर अपोजिशन क्या सोचती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम के सीनियर रहनुमा कैसर शेख साहब ने। कैसर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, बुज़दार हुकूमत की उन्होंने तारीफ की, काबिल तहसीन करार दिया। उनका ये कहना था कि वो रुकावटें जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में नहीं दूर हो सकी, हमने वो भी दूर कर दी, बेहतरीन हम काम कर रहे हैं, सिर्फ हम में कमी ये है कि हम तशहीर नहीं करते। पुरानी हुकूमतें जो हैं वो छोटे छोटे कामों की तशहीर किया करती थी, क्या कहेंगे इस पर? डियर अब प्राइम मिनिस्टर साहब आज तक खुद तो ये गिनवा नहीं सके कि 3 साल में उन्होंने किया क्या है। वह सिंपल सा सवाल है, कोई परफॉर्मेंस तो बता दें ना। 3 साल हो गए, तशहीर तो इन्होंने उस बात की करनी थी ना, अगर कोई डिलीवर किया होता। अगर किया ही कुछ नहीं तो तशहीर क्या करनी है। और ये खुद ही अपनी तारीफ खुद, आप बताइए किसी और ने
कोई भी मीडिया पे कोई आम आवाम के लोग कोई किसी जगह आपको कोई बेहतरी नज़र आई है, किसी और ने तशहीर कर दी होती, अगर कोई अच्छाई होती, तो इस हुकूमत ने तो कोई अच्छा काम किया नहीं। मैं क्या क्या गिनवाऊँ कि जो इन्होंने वादे किए थे और उनमें से किसी एक पे भी अमल नहीं किया, सबको पता है और कई बार ये बात हो चुकी है। मैं लेटेस्ट आपको ये बताता हूँ, ये करंट अकाउंट डेफिसिट का रट्टा सुनते सुनते आपने भी कई प्रोग्रामों में सुना होगा। अब इस महीने जो पिछला महीना गुजरा है, $750 मिलियन हमारा डेफिसिट हो गया करंट अकाउंट, और इससे पहले जुलाई में 1.8 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। अब जो डॉलर है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, आज 166 क्रॉस हो गया। अब 118 पे हमने छोड़ा था, आज 41% तो करेंसी की वैल्यू कम हो गई, और फिर तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं, ना आम आदमी के लिए कुछ बेहतरी हुई। उसके बाद भी ये अपनी तारीफें इनको तो ख्याल तो करना चाहिए कि कोई बात ऐसी करें जो कोई तो मान जाए ना, कोई लॉजिक तो हो ना। बिल्कुल सारे इनके बहुत अहसन काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं है। ये खुद मानते हैं कि कोई चीज़ गिनवा नहीं सकते, क्या बेहतरी की है इन्होंने। कोई महंगाई में यानी जो बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है सबको पता है। इसके अलावा जो ये गैस के अभी लेटेस्ट इन्होंने शिपमेंट्स ली हैं वो इतनी हाईएस्ट रेट पे हैं जो ये ओपन बिडिंग कर रहे हैं। कोई भी, मैं कह रहा हूँ इससे पहले जितने मामलात हुए हर और रोज़ तो ये तब्दील करते हैं ये FBR से, क्योंकि मेरा बड़ा क्लोज तल्लक है। अब 5वां इन्होंने FBR का चेयरमैन इन्होंने तब्दील कर दिया, 5वां चेयरमैन आया। इसी तरह कोई भी फाइनेंशियल मैटर में इनके जो कितने IMF से इनकी बनती नहीं है, IMF से कुछ कहते हैं। अब शौकत तरीन साहब चौथे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब बताइए कि क्या करेंगे, क्या कोई किसी एक को तो कैसे शेख साहब हुकूमत की कारकर्दगी बड़ी बुरी हो गई, हुकूमत के पास कुछ नहीं है, वाकई महंगाई है, सारा कुछ है। आपकी जमात हुकूमत के खिलाफ इस महंगाई के मामले पे तहरीक क्यों नहीं चला रही? सिर्फ PDM का एक जलसा, उसके बाद 4 माह रेस्ट, फिर PDM का एक जलसा, फिर 6 माह रेस्ट, क्यों? नहीं, इसमें आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद अपोजिशन की स्ट्रेटजी यही है। अब देखिए, अब ये कराची में जलसा होने वाला है इतवार को, और ये बड़ा जलसा होगा PDM का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जो पॉलिटिकल बात होती है ना, हर वक्त उसको यानी प्राइम नहीं करना पड़ता। किसी जगह आपको उस मामलात को ज़्यादा उछालना होता है, किसी जगह आपको उसको ज़्यादा, जब देखिए ना इलेक्शन के करीब मामलात होते हैं ना, तो तब इसका टेम्पो ज़्यादा तेज़ होता है। और हमारी हुकूमत की यानी खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो पॉलिसी रही है कि 5 साल हुकूमत करें, रिजल्ट करके दिखाएं। अब 3 साल में तो जैसे मैं कह रहा हूँ कुछ बता नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हम तो खुद नहीं चाह रहे थे, हम बड़ा क्लियर था, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि ऐसी कोई हुकूमत बने। अगर कोई स्ट्रेटजी ये है कि 6 माह आप आवाम को ये कहते रहे कि इस हुकूमत से निजात दिलवा देंगे, 6 माह उनको बिलकने दें कि फिर बाद में 6 माह बाद आएंगे आपको उम्मीद दिलाने के लिए। आप कहते हैं हुकूमत ने कुछ किया नहीं। हुकूमत कहती है यकसा निसाब तालीम हमने दिया, नए डैम्स की तैयारी हमने शुरू की, नए शहर आबाद हम करने जा रहे हैं, अर्बन रावी रिवर प्रोजेक्ट को वो खूब सराहते हैं, सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान बिलियन ट्री सुनामी पे वो बात करते हैं, इंसाफ सहूलत कार्ड पे वो बात कर रहे हैं, इंसाफ सेहत कार्ड पे वो बात कर रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर वो कहते हैं हमारे दौर में सबसे बड़े हैं। हम माने, अपोजिशन की माने, हुकूमत की माने, किसकी माने? आप किसी की नहीं माने। आप इनके अपने जो सर्वे है ना, ये जो इकोनॉमिक इन्होंने सर्वे दिए है कि 30-35 लाख, ये हुकूमत ने कहा है, मैं खुद कह रहे हैं, आप निकाल के देख लीजिए, मैं पेज आपको कोट कर सकता हूं कि 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। पहले जो रोजगार जिनके पास था, अब और महंगाई का आलम जो है वो ये है कि 17-18% फूड का इन्फ्लेशन। अगर इसमें कोई देखे ना, इन्होंने जो चीज़ आपने कहा कि हम कर देंगे, हम रावी का ये प्रोजेक्ट बना देंगे, हम तालीम जो है वो यकसा निज़ाम कर देंगे, हम इलेक्शन में शफाफियत ले आएंगे, सब चीज़ें कर देंगे। पहले भी इन्होंने यही कहा। 3 साल में क्या किया? आपने भी कुछ नहीं गिनवाया, कुछ बता। मैं देखा, आसान सी बात है आम लोगों के लिए, कोई तो माने ना कि देखिए ना क्या होता क्या है कि मुल्क का कैसे शेख साहब मान लिया, हमने आपकी बात मान ली। क्या मुस्लिम लीग नून यह फैसला कर चुकी है कि वो देखे और अवाम को इनके नताइज भुगतने दे, और जब 5 साल पूरे हों तो फिर इलेक्शन में जाएं, वही बस अपोजिशन हो? देखिए, पार्टी में हमेशा राय होती हैं, मुख्तलिफ राय होती हैं, लेकिन आपकी पार्टी में तो राय ली नहीं जाती, आप खुद कहते हैं राय ली नहीं जाती।
नहीं ये ना कहेंगे। पार्टी में हमारी ये मानी जाए वो तो देखिए ना, वो बात की बात है। राय तो हमारी पार्टी में खुल के होती है और हर एक को मौका मिलता है राय का, और हमारी कसीर तादाद में लोगों की ये राय है कि ये मिड टर्म जो है ना, चेंज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक किसी को मैंडेट नहीं मिलेगा, इलेक्शन होने चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। आवाम जो है ना इस वक्त पूरा टाइम मिलना चाहिए। हमने कोई रिजल्ट, मैं नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग के दौर में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गई। मैं आपको बड़ा क्लियर बात करता हूं, हमें भी चाहिए था कि और बेहतर रिजल्ट देते, लेकिन इन्होंने तो आके सत्यानाश कर दिया ना। मुल्क की इकानमी, आम लोगों के हालात, ये तकरीबन 1.5-2 करोड़ बंदा गुर्बत के लेवल से नीचे चला गया, और जो मुतवसत तबका तो अब नजर ही नहीं आता। जो हालत हो, आप, मैं समझता हूँ, आप क्योंकि रहते हैं मेरे से ज़्यादा, आप भी जानते होंगे, हम भी अपने लोगों के पास जाते हैं तो कोई ना रोजगार मिलता है, महंगाई बेतहाशा रोज बढ़ रही है। जब डॉलर इतना आप बढ़ा देंगे, सीधी बात है ना। शेख साहब, हम यही आपसे समझना चाहते हैं, शेख साहब यही बात समझना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जमात के अंदर अक्सरियत की राय यह है कि मिड टर्म इलेक्शन नहीं, जेन्युइन उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए और पूरा टाइम होना चाहिए। आपकी क़यादत मिड टर्म इलेक्शन पे जोर देती है, फिर किसकी माननी है? आपकी क़यादत अक्सरियत की नहीं मान रही या सियासी बयान दे रही है, क्या है? नहीं, हमारी क़यादत तो ये कहती है ना कि इलेक्शन जो है साफ शफाफ होना चाहिए, और पिछला 2018 के इलेक्शन में काफ़ी उसमें पॉइंट्स हैं। ये सीधी बात देखिए ना, जनरल आप लोगों से पूछ लेना कि वो बहुत फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जो भी मुकम्मल करने से पहले भी कोई इलेक्शन बात मुकम्मल करने, साफ और शफाफ इलेक्शन पे भी बात करते हैं। अब मैं बात तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते होंगे कि मिड टर्म इलेक्शन करवा दें, लेकिन कसीर तादाद में हमारे मेंबर ये समझते हैं कि एक हुकूमत जैसे भी बन गई, ठीक है, उसमें काफ़ी सवालात हैं कि कैसे बनी, लेकिन जैसे भी बनी, मैं खुद महसूस करता हूं कि इस हुकूमत को टाइम दें, पूरा वक्त दें, ताकि इसको कल को ये बहाना ना रहे कि हमें वक्त नहीं दिया गया। ये कर दे ना, जो इन्होंने वादे किए थे, 50 लाख नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, तो कुछ तो कर। या जो कुछ इन्होंने कहा था, यूनिवर्सिटियां, भाई वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे और बाहर से लोग हमारे यहाँ जॉब करने आएंगे, और हम सारा हमारा जो FBR का रेवेन्यू है वो डबल हो जाएगा। ये इन्होंने खुद ही कहा था ना कि 8,000 अरब हो जाएगा, और जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। आप ये मानते हैं कि 2018 का जो इलेक्शन था वो साफ और शफाफ नहीं था, धांधली हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये मानती है कि 2013 का जो इलेक्शन था उसमें धांधली हुई। जब हर हुकूमत ये मानती है कि होने वाला इलेक्शन धांधली ज़दा है, तो जब अब EVM पे बात हो रही है तो उस पे बात करने को तैयार क्यों नहीं? आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन को फाल बनाया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ही थर्ड पार्टी उसकी जांच करवा रहा है EVM की, तो आप उसकी हिमायत क्यों नहीं करते? किस तरीके से साफ और शफाफ इलेक्शन होगा? अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने भी कई एतराज़ात उठा दिए ना। ये जो इलेक्ट्रिकल बैलेटिंग की बात की है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग की, तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने ही कई सवालात उठा दिए। सबसे पहले तो उसको मजबूत करें और पावरफुल करें। देखिए, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, हर पार्टी अपने तौर पर, और ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ बहुत कम इलेक्शन ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल साफ सुथरे थे। शायद 1970 की बात करते हैं कि उस वक्त इलेक्शन है, उसको तो बहुत अरसा गुजर गया। लेकिन हमें अब किसी तरीके से जो कुछ भी हुआ, देखिए इंडिया में इलेक्शन होते हैं, कोई भी पार्टी हारती है जीतती है, वो मानती है ना। हमारे यहाँ है प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स को हमें बैठकर, हम जब वो एक पार्लियामानी कमेटी बनी थी, उसकी आज तक मीटिंग नहीं हो सकी। कहीं अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो मिलकर बैठने को तैयार नहीं। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो हुकूमत ने हाथ बढ़ाना होता है ना, कोऑपरेशन का। ये अजीब हुकूमत है कि जो खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ है, वो चाहते ही नहीं है कि किसी जगह कोई बैठे और मसाइल का कोई हल। जब आप सामने वाले को चोर डाकू के अलावा कोई और लकब ही नहीं देंगे तो कोई आपके साथ क्या बैठेगा? हालांकि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और उनकी बेहतरी भी यही इसी में है कि अपोजिशन कोऑपरेट करे और करने को तैयार है। मैं कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि मैं सबके सामने ये बात करने को तैयार हूँ कि मिलके बैठे ना। जब प्राइम मिनिस्टर साहब कभी बार-बार अपोजिशन को मिले ही नहीं के हवाले से बुला रही है, बार-बार बुला रही है, लेकिन कोई भी जमात जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? अब तो हुकूमत बुला रही है ना।
नहीं अब बुला रही है, लेकिन पहले दिन से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे। पहले दिन से छोड़ जितने भी हमने कहा अब बुला रही है ना, अब बुला रही है, अब तो जाना चाहिए। मैं नहीं बुला आप राना अजीम साहब अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए बीच में इन्होंने हमें बुलाया जब ये IMF के मामलात थे ना, तो इन्होंने हमें बुलाया, ये बीच में FATF के मामलात थे, इन्होंने बुलाया, हमने तजावीज़ दी, इन्होंने कहा जी आप तो NRO मांग रहे हैं। अब बुलाने पे अगर हम कोई बहुत, हमारा तजर्बा ठीक नहीं है ना, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करें अगर चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े और ये वाकई सीरियस हैं। हम तो ये लगता है कि ये हमें हर वक्त ट्रैप देते हैं, पहले अगर बुलाया हम कोई अपनी तजावीज़ देंगे, ये कहेंगे आप NRO मांग रहे हैं, तो पहले अशोर तो कोई ऐसे लोग आ जाए इनकी तरफ से पंजाब में एक घर में अगर बड़े बेटे की शादी पे किसी को ना बुलाया जाए और छोटे बेटे की शादी पे बुला लें, तो आगे से लामा ये आता है कि वड्डे मुंडे ते नहीं बुलाया तो निके ते भी नहीं जाना। अब बात वही आ चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है जब हम कह रहे थे तब आपने बुलाया नहीं, अब आप कह रहे हैं अब हमने नहीं आना। ये तो वही बात होगी ना सर। ये आप सही कह रहे हैं, इसी तरह हो रहा है। अब फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कोई मैयत होने चाहिए, कुछ लोग ऐसे आने चाहिए दोनों साइडों से जो जिन पे एतबार हो। अब देखें ना, जब एक दूसरे पे बैठा 3 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, और हमारी हुकूमत भी रही ना, हमारी हुकूमत में क्यों सब शामिल होते थे? ठीक है अपोजिशन अपनी जगह पे होती थी, क्यों उस वक्त तो कहा जाता था कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है, आपके सामने है ना, जो हमारा भी तो 5 साल का दौर गुजरा है ना। ये क्या वजह है कि इनके साथ कोई भी पार्टी बैठने को तैयार नहीं है? क्योंकि किसी को एतबार नहीं है इन पे, और फिर उन पे सीधे सीधे डाकू और उसके अलावा चोर के अलावा तो कोई लक़ब ही नहीं दिया जाता। आपने किसी के साथ बैठना है ना, आज अफगानिस्तान की हुकूमत आई है, वो सबको कह रहे हैं कि आके मिल के बैठे। मैं तो देखिए ना, उन्होंने सबको माफ कर दिया, पिछले जो काम हुए हैं वो कहते हैं जी हम नहीं। तो आप भी चाहते हैं, नहीं शेख साहब आप भी चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब भी आके मियां नवाज शरीफ साहब को माफ कर दें, यही कहते हैं ना, ताकि मामला दुरुस्त ठीक हो सके। यानी अफगानिस्तान से हम नसीहत मैं ये अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया है। हजूर का ये उन्होंने जब मक्का फतह किया तो उस पर वो अमल कर रहे हैं, और अल्लाह करे वो इस पर अमल करके कोई सब इंक्लूसिव हुकूमत बन जाए। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ तो जब इमरान खान साहब अमेरिका गए और वहाँ पे पाकिस्तानियों से वो कह रहे हैं कि जाते ही मैं एयर कंडीशन ख़त्म कर। मैं नहीं कह रहा कि जगह कोर्ट के जो फैसले हैं वो अपनी जगह पे, उसमें जो सुकम है वो तो लोग कहते रहते हैं, लेकिन हमारे इदारों ने जो फैसले किए हैं, मैं इदारों के साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि इदारे भी इतने ही मोहतरम हैं जितनी कि पॉलिटिकल पार्टियां मोहतरम हैं, लेकिन हमको सबको बैठना होगा। अगर कहीं गलतियां, इससे बड़ा काम और क्या हो। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि अब पिछली बातों को ख़त्म करके आगे बढ़ें। मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है, देखिए मुल्क हमारा बहुत पीछे रह गया है। मैं आपको बताऊं ना, इंडिया कहते हैं हम कि बहुत कोविड हुआ, बहुत उसका अटैक हुआ और बड़ा वहाँ पे मामलात हुए इस बीमारी के। वहाँ पे पिछले साल 44 अरब डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है उस कोविड के बाद। हमारे यहाँ 2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, बाहर का कोई आने को तैयार नहीं है, किसी बाहर के बंदे को भी। जब आप नैब के इस किस्म के एक्शन लेंगे तो क्या होगा, कोई बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी आपके पास? शेख साहब फिर हल क्या है? हुकूमत के पास काम करने की अहलियत नहीं है, ऑपोजिशन तो है वो मुत्तहिद नहीं है, हर पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफ है। आपकी पार्टी के अंदर भी है। सिंध की सूरत हाल देख लें, एक तरफ आपने ऐलान किया सिंध के दौरे का, दूसरी तरफ वहां से इस्तीफे आना शुरू हो गए। हल फिर किसके पास है? जी, हल तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जमहूरियत जो हमारी पार्लियामेंट है ना, उसको ज़्यादा मजबूत किया जाए। देखिए उसमें भी मुख्तलिफ राय होती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर पार्टी के अंदर भी राय होती। जो सब इलेक्टेड लोग होते हैं ना, वो मुल्क के सब लोग ही तकरीबन चाहे किसी पार्टी से हो, वो उस मुल्क के वफादार होते हैं, मुल्क के लिए बेहतरी चाहते हैं। हमारे यहाँ हम एक दूसरे के ऊपर शक जब करते रहेंगे और एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते रहे, हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन पार्लियामेंट के में ज़्यादा बहस हो। अब जो फॉरेन पॉलिसी होती है, हम पहले फैसला कर लेते हैं जी हम अड्डे नहीं देंगे। मैं कहता हूँ ठीक फैसला होगा कि अड्डे ना दें, लेकिन अगर यही बात पार्लियामेंट से हो जाती तो उसका ज़्यादा वजन हो जाता। आज हमने फैसला ये किया, जो अफगानिस्तान का इतना बड़ा मामला है फॉरेन पॉलिसी पे, हमें चाहिए ना कि हम ज़्यादा उस पर बहस करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में जब यमन पे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से इमदाद मांगी तो उसके बाद हमने पार्लियामेंट ने फैसला किया, लेकिन मियाँ साहब उसके बाद मामला हुआ कैसे शेख साहब, मियाँ साहब कमिटमेंट कुछ और करके आए थे, पार्लियामेंट में कुछ और रिजल्ट निकला, और उसके बाद आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि मामला किस तरफ चले गए थे।
लेकिन ना देखिए पार्लियामेंट तो सुप्रीम है ना। अगर मियाँ साहब, मुझे नहीं पता, आप कहते हैं फ़र्ज़ कीजिए कमिटमेंट वो करके आए थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट की मान ली ना। एक शख्स कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, वो कलेक्टिव विजडम से ऊपर उसकी बेहतर राय नहीं हो सकती। तो मैं यही कह रहा हूँ, हर मामले में तो ये आज कैरिकुलम का मैटर है कि जो निसाब हो, वो यकसानियत हो। आज भाई यही फैसला पार्लियामेंट से करवा लेना। एक शख्स फर्द वाहिद का फैसला जो है वो इम्पोज ना किया जाए। अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत है तो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठ के फैसला किया जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि स्टेक होल्डर्स की जानिब से भी वैसा ताउन दिया जाए। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।